हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज अब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो 1 ले 7 मई तक के समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हूँ। जैसे कि तुहर हमर डील हो रही इस समाचार ला साप्ताहिक रूप में आप मन ला पसंद करत रहा था, साप्ताहिक रूप में ही मिली, लेकिन ओला देखा और देखे के बाद जो ना आप मन ला फील हुई बढ़िया लागिस तो बढ़िया लागिस भाई, और कुछ चेंज चाहिए तो वो चेंज ला नीचे कमेंट में करे भजन बुलाइए। हिंदी में आता हूँ, समाचारों को शुरू करता हूँ। पहले समाचार पर आते हैं। हमारे पास एक नया संस्थान जो है वो खुलने वाला है नवा रायपुर में। NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर खोला जा रहा है नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के वो युवा जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, डिजिटल क्रिएटर के क्षेत्र, कंटेंट क्रिएटर से लेकर के डिजिटल चीजें क्रिएट करने के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए संस्थान काम करेगी। हमारे यहाँ देखा जाए तो लगातार राष्ट्रीय स्तर के बड़े संस्थान छत्तीसगढ़ में निवेश कर रहे हैं या अपने संस्थान खोल रहे हैं। हाल फिलहाल में जैसे हम बात करें तो एक और संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी नवा रायपुर में खोले जाने को मंजूरी दी गई थी। बहरहाल हम बात करते हैं NIELIT पर, जिसका सेंटर ऑफ आर्ट स्कूल हमारे यहाँ खोला जा रहा है। ये 11 एकड़ परिसर में खोला जाएगा नवा रायपुर में। तो हमारे पास 2 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान अभी अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में खोले जाने की बात हुई है। तो ध्यान रखें, ऐसे छात्र जो इस तरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन को लेकर। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है और यहाँ पर कुछ आंकड़े थोड़े ज्यादा हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, समझेंगे तो आपको क्लियर कर पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ 4103 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। 11,000 से अधिक है हमारे पास ग्राम पंचायतें, उसमें 4103 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। वैसे हमारे यहाँ लक्ष्य भी चल रहा है 2026 टारगेट हम मान करके चल रहे हैं कि हम टीबी मुक्त पूरी तरह से कर देंगे अपने आप को। अभी लंबा समय है पर देखें, इसको लेकर एक अभियान चल रहा है, निक्षय निरामय अभियान, और हमारे खाते में कुछ उपलब्धियां आई हैं। क्या उपलब्धियां? ऐसे जिले जहां 350 से कम पंचायत है उस श्रेणी में टॉप 3 जो जिले हैं वो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नंबर 1 पर, कोरिया नंबर 2 पर और मोहला मानपुर नंबर 3 पर। 350 से अधिक पंचायतों वाले जिलों के श्रेणी में नंबर 1 पर है जशपुर, मुख्यमंत्री जी का जिला है, भूलना नहीं है इसको। नंबर 2 पर है सरगुजा और नंबर 3 पर है हमारा अपना जिला रायगढ़। निक्षय मित्र पहल, ये एक नई पहल है जिसके तहत आप निक्षय मित्रों की नियुक्ति करते हो जो टीबी के मरीजों का चिन्हांकन करते हैं और उनके इलाज को सुनिश्चित कर रहे होते हैं। इस मामले में गरियाबंद पहले नंबर पर है और रायपुर है दूसरे नंबर पर। ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, ये न्यूज कंटिन्यू करते हैं। निक्षय निरामय अभियान जो चल रहा है कम से कम 100 दिन के क्रियान्वयन को लेकर के नारायणपुर पहले स्थान पर है और कोंडागांव दूसरे स्थान पर है। इसी तरह निम्न वरीयता वाले जिले जहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है पर फिर भी कार्य चल रहा है, उस श्रेणी में कांकेर पहले स्थान पर और मुंगेली दूसरे स्थान पर है। और अब आते हैं एक और मार्के की बात पर। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और इस सूची में रायपुर को पहला, महासमुंद को दूसरा और दुर्ग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये है टीबी को लेकर के बातें। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग भी कहते हैं इसे, और बैक्टीरिया जनित रोग है। रोग इतना घातक है कि किसी अन्य बीमारियों से मरने से कहीं ज्यादा दर टीबी के मरीजों के मरने की होती है। टीबी इतने खामोशी से आप तक पहुंच जाता है कि उसकी खबर तक नहीं लग पाती है और जब तक वो बुरी स्थिति में ना पहुंच जाए आपको अनुमान भी नहीं हो पाता है। सामान्य खांसी भी टीबी में बदल सकती है, ऐसा बोल करके अक्सर डॉक्टर आपको सचेत कर रहे होते हैं। तो यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो अपना चेकअप बीच बीच में कराते रहें। दवाएं निःशुल्क मिलती है और डॉट्स टीबी का पक्का इलाज, ऐसा आपने दूरदर्शन पर ऐड तो देखा ही होगा। चलिए बात करते हैं आगे। हमारे पास एक न्यूज पर है और जो है महतारी वंदन योजना की किस्त जारी किए जाने को लेकर के। कौन सी किस्त जारी की गई है महतारी वंदन की? अभी तो 15वीं किस्त जारी की गई। योजना को लॉन्च होने के बाद से लेकर के 15 बार हमारे यहाँ महतारियों को 1-1 हजार रुपए की जो आर्थिक मदद दी जा रही है वो लगातार 15वें कड़ी में हमने प्रदान किया। कितनी महिलाएं अभी लाभान्वित हुई? 69,000 नहीं, लाखों में ये संख्या, हजारों में नहीं जाएंगे। 69.32 लाख। अंग्रेजी हिंदी में 69-70 करते करते या 79 करते करते ही हालत खराब हो जाने लगती है। तो 69.32 लाख महिलाएं जो है वो इससे लाभान्वित हो रही हैं।
कितनी राशि दी गई? तो 648.38 करोड़ रुपए ये आवंटित की गई राशि है। योजना क्या है ये तो आप जानते ही हैं, महतारियों को यानी महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाना है। कैसे? आर्थिक मदद के रूप में प्रति माह। ध्यान रखेंगे, मार्च 2024 में इस योजना को जब शुरू किया गया था तो इसमें कहा गया था कि वे सभी महिलाएं जो विवाहित हैं, उम्र जाहिर सी बात है 21 से 60 के आसपास तक है, वो महिलाएं जो विवाहित हैं वो पात्र होंगी। ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा हैं वो पात्र होंगी। ऐसी महिलाएं जो कि विधवा हैं वो भी पात्र होंगी। परित्यक्ता महिला भी पात्र होगी। गैर शादीशुदा महिला के लिए ये पात्रता नहीं थी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें लगातार नए अपडेट आते जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी 15 किस्त जारी कर चुके हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क। वैसे तो ये राज्य का मैं कह रहा हूं, बहुत सारे न्यूज मीडिया इसे देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क के रूप में भी प्रचारित कर रहे हैं। तो क्या पता आपसे यही लिख करके पूछ दे कि देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क कहां खोला जा रहा है। उत्तर है नवा रायपुर। हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की संरचना बनेगी तो पहला दिमाग हमारा जाता है नवा रायपुर पे। ये भी बन रहा है नवा रायपुर में एआई डेटा सेंटर पार्क। देखिए क्या होता है, एआई मॉडल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हो, सबसे जरूरी चीज क्या है? रॉ डेटा, कच्चा जो आपका सूचना है वो। और इसको अगर आप संचित करके रखते हैं तो आप एआई पे बहुत अलग अलग तरह की क्रिएटिव चीजें कर पा रहे होगे। तो सूचना मिलेगी तब आप उस पर एक्सेस करेंगे। इसके लिए सूचना को स्टोर करना, भंडारण करना भी जरूरी है, और इसी इरादे से बनाया जा रहा है एआई डेटा सेंटर पार्क। कहां बन रहा है? मैं बताया नवा रायपुर में। इसके लिए भूमि पूजन 3 मई 2025 को किया गया। हमारे मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी वहां पहुंचे रायपुर, नवा रायपुर, और उन्होंने ये भूमि पूजन कार्य किया। 1000 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। इसको संचालित करने वाली जो संस्था है वो मेसर्स रेस बैंक होगी। मेसर्स रेस बैंक या खाली रेस बैंक भी आप याद रख सकते हो। यही डाटा सेंटर को संचालित करेगी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी सरकारी क्षेत्र की नहीं है, बट निवेश यहाँ कर रही है। यहाँ रोजगार भी क्रिएट हो सकेगा। 1000 लोग कम से कम इस माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो एआई जो है उसके लिए डेटा, जैसा कि मैं आपको बताया, सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पार्क की आवश्यकता पड़ी, और ये बनने वाला है देश का पहला एआई डेटा बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर बात करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय को सम्मान मिला है। उपलब्धि है, क्यों मिला है सम्मान, अब उस पर बात करते हैं। तो धान के संरक्षण को लेकर और नई प्रजातियों के उत्पादन को लेकर, न सिर्फ पुराने समय से आ रहे धान के अलग अलग तरह के बीजों को हमारा राज्य संरक्षित कर रहा है, बल्कि नित नई प्रजातियों को, जो कि बौने किस्म के धान हैं या ऐसे जो कि औषधीय गुण रखने वाले धान हैं, उनको हमारे यहाँ डेवलप भी किया जा रहा है। इसमें हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मदद भी ले रहे हैं, जो कि ट्रॉम्बे में स्थित है महाराष्ट्र में, बट हमारे यहाँ मिलकर के कार्य कर रहा है। तो हमारे यहाँ वो उपलब्धि अब देखने को मिल रही है। चावल समग्र अनुसंधान केंद्र के सूची में, चावल समग्र अनुसंधान केंद्र की सूची में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन करके उभरा है हमारा जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय वाला अनुसंधान केंद्र है। चावल प्रजनन केंद्र में भी हम देश में पहले स्थान पर हैं। तो न सिर्फ अनुसंधान रिसर्च के मामले में, बल्कि हम उत्पादन के मामले में, यानी चावल की नई वेराइटीज क्रिएट करने के मामले में भी पहले स्थान पर हैं। किसने यह सम्मान दिया? भारतीय धान अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। ध्यान रखिए, भारतीय धान अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है, और केंद्रीय वाला पूछेगा तो जो इंडिया का अपना है तो वो कटक में। तो दोनों अलग अलग चीज है, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय धान अनुसंधान केंद्र हैदराबाद द्वारा हमें यह सम्मान दिया गया। उसके 75वें समारोह में हमको बुला करके यह सम्मान दिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा धान प्रजनन केंद्र या धान जनन केंद्र हमारे यहाँ है। 23,000 से भी अधिक प्रजाति के धान वेराइटीज हमारे यहाँ संग्रहित करके रखे गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा धान की अलग अलग प्रजातियों की एशिया में कहीं संग्रह या स्टोर करके नहीं रखी गई। मैं तो कहता हूँ विश्व में नहीं होगी। तो अभी यहाँ के कुलपति हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल, और इनके तत्वाधान में, इनके देखरेख में ये सारी चीजें चल रही हैं। फिर आते हैं, ये जो एक परिवार है, मिर्निया परिवार, काफी दुखद घटना हुई थी पहलगाम में, और न्यूज आप तक ये भी पहुंच गई होगी कि उसका भारतीय सेना ने अपने दम पर एक जवाबी कार्यवाही भी की है, बदला भी लिया है हमने, और एक चुटकी सिंदूर की कीमत, हाँ,
वो समझा दी गई है। ये फनी तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स हमने जवाबी कार्यवाही अपनी तरफ से की। ये न्यूज़ भी फनी नहीं है, इस न्यूज़ में गंभीरता है थोड़ी सी, तो उस गंभीरता के साथ सुन लेते हैं। तो मिर्निया परिवार है, ये उद्योगपति महोदय थे, जम्मू कश्मीर गए थे अपने परिवार के साथ। पहलगाम में जब वो हादसा हुआ तो इनका निधन हो गया। निधन होने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा वे सारे लोग जो इस दुर्घटना में, या ये कहिए जो कि नहीं होना चाहिए था उस घटना में, जिनका निधन हुआ, उनके लिए सहायता राशि की घोषणा की गई थी 10 लाख रुपए की। पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से संवेदनशीलता दिखाते हुए 20 लाख रुपए की राशि इस परिवार को, जहां दिवंगत हुए लोग, तो उनको कम से कम सहायता की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई है। तो इस न्यूज़ को अपनी गंभीरता के साथ रखते हैं और उससे जुड़े ऑपरेशन सिंदूर को भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सुहाग चलाया था और उसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। तो वो दोनों न्यूज़ करंट अफेयर्स से जोड़ करके राष्ट्रीय याद रखेंगे। ऐसी घटनाएं करंट अफेयर्स बने, अच्छा नहीं लगता, पर क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आत्मसमर्पित नक्सलियों को पीएम आवास, या नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों को पीएम आवास देने की घोषणा। ये पहले हुई थी और अब इस पर क्रियान्वयन चालू हो गया है, यानी पहली किस्त दिए जाने का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, इस न्यूज में हर एक छोटी छोटी चीज जरूरी होगी। किसने की थी यह घोषणा? हमारे सीएम साहब विष्णुदेव साय जी। कब ये घोषणा की? 3 मई 2025 को। क्या घोषणा की कि आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ित या प्रभावित लोगों को उनका पक्का घर प्राप्त होगा पीएम आवास योजना के तहत। कितने आवास दिए जा रहे हैं? 2500 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये सम्मान या ये घर प्राप्त किए कर सकेंगे। वो 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं और उसको दिया जाता है 3 किस्त में, 40, 40 और 40 की। तो पहली किस्त जारी कर दी गई है 40,000 रुपए की, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 15,000 नए आवास इसमें स्वीकृत किए गए हैं। वे लोग जो नक्सली हिंसा से या तो प्रभावित हुए हैं या आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने के इरादे से। तो 15,000 स्वीकृत हुए हैं। बाकी पहले चरण में 2500 लोगों को 40-40 हजार रुपए की पहली राशि स्वीकृत कर दी गई है पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर प्लांट नाम से तो समझ गए होंगे, तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित हो रहा है हमारे यहाँ भिलाई में। मरोदा जलाशय, दुर्ग, भिलाई स्टील प्लांट इसका यूज करता है। उसके ऊपर इस तरह का एक तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा जहां से ऊर्जा जनरेट की जा सकेगी, बैटरियों में उसको भर करके भविष्य के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा। बीएसपी ही इसको बनवा रहा है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जो है उसकी देखरेख में ये किया जा रहा है। 34.26 मिलियन यूनिट सालाना इससे बन सकेगा। 34.26 मिलियन यूनिट इससे सालाना उत्पादन हो सकेगा। अगर वो नहीं याद करना है तो 15 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, ये याद रख सकते हैं आप। परियोजना में भागीदार एनटीपीसी है और सेल है। 50-50% दोनों पैसा लगा रहे हैं इस योजना को। मरोदा जलाशय जो कि एक बड़ा सा जलाशय क्षेत्र है, 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस आसपास से भिलाई स्टील प्लांट को और भिलाई नगर निगम को जल आपूर्ति भी होती है और अब वहां सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकेगी। ये पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा, ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ का सोलर क्षेत्र को जुड़ा हुआ SEZ कहाँ है पूछेगा तो वो राजनांदगांव है ना, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। आयरन लेडी, हमारे यहाँ की भी एक आयरन लेडी। वैसे तो भारत के संदर्भ में आयरन लेडी कहो तो अलग अलग नाम निकल करके आते हैं। कुछ लोग आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को मानते हैं, कुछ लोग मणिपुर की एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला जी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कह देते हैं। पर ये आयरन लेडी ऑफ छत्तीसगढ़ है। क्यों है? उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है पर जज्बा कम नहीं है। अभी एथलेटिक्स डे मनाया गया हाल फिलहाल में और उनमें से एक कहानी निकल करके आई कमला देवी की। कमला देवी मंगतानी 67 साल की उम्र की हैं और वेट लिफ्टिंग चैंपियन है। एट द एज ऑफ 67 वो वेट लिफ्टिंग चैंपियन कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुकी थी, हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को वक्त दिया, अपने शरीर को वक्त दिया और अब देखें हाल फिलहाल में उन्होंने दुबई अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर वेट लिफ्टिंग में हासिल किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे राज्य के लिए और ये नाम याद रखना है। जिला है मनेंद्रगढ़ जहाँ की वो रहने वाली हैं। अब तक वो अलग अलग स्पर्धाओं में 100 से ज्यादा पदक जीत चुकी हैं
और सबसे अधिक उम्र की वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाली व्यक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। तो ये हैं कमला देवी, प्रेरणा ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। रामपुर जलाशय पर संकट, ये रहा कटघोरा, कोरबा का नक्शा है ये, और उसमें ये कटघोरा आप देखें, सबसे बड़ा क्षेत्र कोरबा के बीच से यदि निकाल करके अलग किया जाए तो वन संसाधन से भरा हुआ तो है ही। हाल फिलहाल में यहाँ लिथियम प्राप्त हो गया, और उसके बाद आई एक प्रॉब्लम। यहाँ बन रहा था एक जलाशय, रामपुर जलाशय। अब चूंकि लिथियम खदान के रेंज में आ गया है रामपुर जलाशय, तो इस परियोजना को बनने के दौर में जितना खर्च हो चुका है, उस खर्चे के साथ उस परियोजना को वहीं ड्रॉप करने का फैसला किया गया है, ताकि लिथियम उत्खनन अप्रभावित रहे। तो रामपुर जलाशय जो कोरबा में बन रहा था वो अब नहीं बनेगा। जिला कोरबा में ये बन रहा था, कोरबा में खुल रही लिथियम खदान के दायरे में आ जाने के कारण इसका काम रोक दिया गया है। सिंचाई विभाग की थी ये परियोजना, अब तक इसमें 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसका ड्राफ्ट बना करके भेजा जा रहा है केंद्र सरकार को, ताकि वो राशि केंद्र से वापस प्राप्त की जा सके। तो संकट है एक जल परियोजना का बंद हो जाना, बट लिथियम उत्पादन से हमारे यहाँ रोजगार के नए अवसर तो आ ही रहे हैं, प्लस लिथियम भविष्य, तो एक भविष्य के चक्कर में दूसरा भविष्य यहाँ कुर्बान हो गया। आगे देखते हैं। 7वां नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रारंभ हो गया है, बिहार में प्रारंभ हुआ है, बट ये न्यूज छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स में आप ये भी याद रख लेंगे। 7वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजन हो रहा है, 4 से लेकर 15 मई तक ये आयोजन चल रहा है। उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी किए, पीएम मोदी जी। छत्तीसगढ़ 4 खेलों में टीम स्पर्धा में भाग ले रहा है, ये हमारे काम की चीजें हैं। इसमें मलखंब है, बास्केटबॉल है, रग्बी है और कबड्डी है। कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम भाग ले रही है टीम स्पर्धा में, बास्केटबॉल में दोनों भाग ले रही है, बाकी इनमें एक एक टीम हमारे यहाँ से भाग ले रही है। अंत रिजल्ट जो आएगा उस पर अलग से डिस्कस करेंगे। ये मैस्कॉट बनाया गया है, यानी कि सिंह तो बनाया गया है, साथ में हाथी भी है एक साथ, तो बड़ा यूनिक सा मैस्कॉट तैयार किया गया है। इस पर अलग से बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर जब चर्चा करेंगे तो, पर अभी हाल छत्तीसगढ़ की बात है तो इतना ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय संग्रहालय ये भी खुलने ही वाला है। 14 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री महोदय इसका उद्घाटन करेंगे 14 मई को, विष्णुदेव साय जी। छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय संग्रहालय पुरखौती मुक्तांगन परिसर, अभनपुर मार्ग, नवा रायपुर रोड, वहीं बन रहा है। 14 गैलरी होंगी यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों को आप अलग अलग गैलरियों में जा करके देख पाएंगे, निहार पाएंगे। वो क्या सामग्री यूज करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे आभूषण पहनते हैं, खान पान के लिए क्या यूज करते हैं, आजीविका उनकी कैसी है। इसको सिर्फ पढ़िए नहीं, आप जब ये बन जाए तो आप जा करके उसको देखिए। और मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कहता है देखी हुई चीजें आप भूलते नहीं। तो अगर आप एक बार विजिट करके आते हैं तो जनजातीय चीजों से आपका जो डर है ना वो कम से कम छूटेगा, आप लाइव उसका हिस्सा बन पाएंगे। दोनों तरीके यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, डिजिटल भी है और बाकी जो फिजिकल वाला है वो तो होगा ही होगा। डिजिटल रूप में भी आप इसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। कई फैंसी चीजें भी की गई हैं, जैसे आप उस जैसा गेटअप में खुद को देख पाएंगे कि आप पर्टिकुलर बैगा जनजाति से बिलोंग करते तो आप किस तरह का गेटअप लेते, आप अबुझमाड़िया होते तो आप किस तरह के होते। इस तरह की चीजें भी यहाँ पर ऐड की गई हैं, ताकि आपका जो इंटरेक्शन है जनजातियों के समझ को लेकर के वो और बेहतर हो सके। तो जब ये खुलेगा तो आप जरूर पहुंचिएगा अपना समय निकाल करके। अगर रायपुर में रहते तो बहुत अच्छी बात, कई तरह की चीजें यहाँ ऐड की जा रही हैं, वो तो खैर उतना डिटेल का विषय नहीं होगा। हाईटेक म्यूजियम है और बन कहाँ रहा है, पुरखौती मुक्तांगन परिसर के भीतर। उसकी एक फोटो यहाँ पर है, देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ सजा करके बताया गया है कि वो क्या पहनते हैं, क्या चीजें यूज करते हैं। ऐसे पूरी गैलरी है बड़ी सी। तो एक जब तक ये पुरानी ना हो जाए जाके देख के आ जाना, इसके बाद तो आप हाल जानते ही है। यहाँ पर आते हैं, एक तीरंदाज है टोमन कुमार, जो कि पैरा तीरंदाज है। एक तो टोमन और टामन एक समान लगता है तो थोड़ा भय का माहौल आ जाता है ना। हाँ, इससे तो काफी गुजरे छात्र। तो ये टामन नहीं है, ये टोमन साहब है। टोमन कुमार पैरा तीरंदाज है, यानी दिव्यांग है, तो तीरंदाजी में एक्सपर्ट है। हाल में इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है और ये पहले ऐसे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारे स्टेट से जा रहे हैं, भारतीय टीम का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये उपलब्धि है हमारे राज्य के लिए। ये आयोजन होने वाला है चीन में और जून माह में आयोजित किया जाएगा। अभी तक इनका पासपोर्ट तक नहीं बन सका है, तो राज्य प्रशासन से देखिए अनुरोध चल रहा है विभाग का कि वो ये करें।
छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, क्योंकि खुद हमारे मुख्यमंत्री महोदय ही हैं। छत्तीसगढ़ आर्चरी संघ के अध्यक्ष, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री स्वयं हैं विष्णुदेव साय जी, उसको याद रखेंगे आप। तो ये हमारे तुमन सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। नगर सुराज संगम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होकर के आने वाली है, और मेरी माने तो इसको तो आप डबल ट्रिपल टिक मार करके रख लें, ये क्वेश्चन बनेगा। क्या नाम है? नगर सुराज संगम। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये, नवा रायपुर रायपुर में आयोजित किया गया 5 मई 2025। सारे 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत के जितने भी अधिकारीगण हैं उन सबको बुलाया गया और उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एक डिजिटल वक्तव्य के रूप में प्रदर्शनी दिखाई गई कि आप अपने निकाय को, नगरीय निकाय क्षेत्र को कैसे साफ सुथरा, कैसे प्रोडक्टिविटी, ज्यादा बढ़िया तरीके से संचालित होने वाला नगर, वहां आवागमन की क्या सुविधाएं वो आप डेवलप कर सकेंगे, किस तरह के आप अपने नागरिकों को सुविधाएं दे सकेंगे, इस पर एक पूरी ट्रेनिंग दी गई। और ये ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था उप मुख्यमंत्री महोदय अरुण साव जी, इनके देखरेख में ये हुआ। तो 14 नगर निगम, 54 नगर पालिकाएं, 124 नगर पंचायत के सभी प्रतिनिधि रायपुर में शामिल हुए और नाम दिया गया नगर सुराज संगम 5 मई को। मेरा मान के रखें ये क्वेश्चन बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चर्चा करते हैं। चिमनी से निकलने वाली गैस से एथेनॉल बनाएंगे। अब ये कुछ नया हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भिलाई स्टील प्लांट में। आप सब जानते हैं भिलाई स्टील प्लांट जो है वो भारत के टोटल लोहे के प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा अपने दम पर 15% के लगभग अपने दम पर प्रोड्यूस करके देता है। ऐसी स्थिति में वहां की चिमनियों से निकलने वाले धुएं को भी यदि प्रोडक्टिव बना दिया जाए तो यही सोच के साथ सेल एक नई योजना लेकर के आया है, जिसके तहत उस धुएं का प्रयोग करेंगे और उस धुएं से निकलने वाली वाष्प को लेकर के एथेनॉल बनाया जाएगा। इसमें श्रीराम नाम की एक कंपनी है जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, उसकी सहायता ली जा रही है। प्रति 25 टन कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैस है उसके उत्सर्जन होने पर 2.5 टन एथेनॉल का निर्माण किया जा सकेगा। बायोफ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते ही हैं। उपयोगिता क्या होगी? कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो कम होगा, ये तो अच्छी बात होगी। साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो एथेनॉल बनेगा उसको बेच करके बीएसपी और आय भी अर्जित कर पाएगा। तो ये कुछ नया है, कुछ अलग हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज पर आते हैं। दुर्ग में ब्लैकआउट अभ्यास किया गया। तो आप सब जान रहे हैं पहलगाम वाला हाथ, पहलगाम में जो हुआ उसके बाद भारतीय सेना जो है वो पीछे नहीं हटी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इसको लेकर के एक टेंशन का माहौल बिल्ड हो गया। चूंकि ऐसा हुआ तो देश के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको चुना गया और वहां एक अभ्यास कराया गया कि अगर हवाई हमला होता है तो आप किस तरीके से अपने लोगों को सुरक्षित कर सकें। इसके लिए देश के 244 शहर में यह अभ्यास कराया गया। छत्तीसगढ़ से एक शहर शामिल हुआ, दुर्ग शहर, जहां एक मॉक ड्रिल की गई कि अगर हमला हो जाए तो लोगों को किस तरह से गतिविधियां संचालित करनी है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने लव्ड वंस, अपने करीबियों को सुरक्षित करने के लिए, अपने साथी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। इसमें पहले चरण में मॉक ड्रिल कराया गया, यानी कि एक अभ्यास कराया गया कि आप किस तरह से युद्ध जोन से बाहर निकल पाएंगे, अपने लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। और दूसरा ब्लैकआउट अभ्यास कराया गया, जिसमें आपको पूरे शहर की बत्ती गुल हो जाने के बाद किस तरह से किसी प्रकार की लाइट का प्रयोग नहीं करना है, कर्टेन्स डाउन करके रखने हैं, यानी कि पर्दे पूरे तरह से गिरा करके रखने हैं, शोर नहीं करना है, चुप रहना है। इस तरह का अभ्यास कराया गया क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें रडार सेंस कर रहा होता है और हो सकता है आप पर हमला हो जाए, आपका घर ही वो शिकार हो जाए। इस स्थिति से बचाने के लिए मॉक ड्रिल कराई गई। युद्ध की संभावनाओं को तो टाला नहीं जा सकता और इसके लिए ये सब कुछ अभ्यास होना जरूरी भी है। तो दुर्ग वो शहर था जो चुना गया 244 शहरों में जहां मॉक ड्रिल हुई उनमें से। ध्यान रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये याद जरूर रखें। नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 में एक नई घोषणा हुई है और ये बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है, ध्यान देंगे। कोई उद्योगपति यदि कम से कम 10 करोड़ रुपए निवेश करना चाहता है अपना उद्योग स्थापित करने के लिए, उस निवेश पर यानी कि वाणिज्यिक उत्पादन इकाई या उद्योग स्थापना करने पर 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए उसे सब्सिडी के रूप में वापस हो जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से। 10 करोड़ तक निवेश में 1 करोड़ तक वापसी, कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो अब इसको समझते हैं।
सेवा क्षेत्र को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र का यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, अपनी कोई संरचना स्थापित कर रहे हैं जिसमें निवेश 10 करोड़ तक हो रहा है, तो आप 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार से वापस ले सकेंगे। इसमें प्राथमिकता दी जा रही है महिला उद्यमियों को, सेवानिवृत्त सैनिकों को, सेवानिवृत्त अग्निवीरों को, नक्सलवाद प्रभावित लोगों को, निःशक्त जनों को, SC ST उद्यमियों को। पर शर्तें क्या है? आप एक बार जो स्थापित कर रहे हैं उसको कम से कम 5 साल तक संचालित भी करना होगा। ये नहीं कि आपने 10 करोड़ दिखाया इन्वेस्टमेंट के रूप में, 1 करोड़ सरकार से लिया और अब जाकर के नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप कम से कम 5 साल तक उसे संचालित भी करिए। स्थानीय रोजगार को आप प्राथमिकता दीजिए अपने केंद्र में, यानी कि छत्तीसगढ़िया मतलब आप अपन, हाँ छत्तीसगढ़ी की बात आती, छत्तीसगढ़िया अपने आप आ जाता है। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को आप प्राथमिकता दीजिए अपने उद्योग में। जैसे अस्थायी श्रमिक जो अनस्किल्ड लेबर है वो कम से कम 100% होने चाहिए, कम से कम क्या सब हो गए अनस्किल्ड लेबर, आप छत्तीसगढ़ के लोगों को यूज करिए। स्किल्ड लेबर जो है यानी कि अकुशल श्रमिकों के बजाय जो कुशल श्रमिक आएंगे, कम से कम 70% आपके उद्योग में छत्तीसगढ़ से होने चाहिए। और प्रबंधकीय कार्य यानी मैनेजमेंट वाले कार्य में, प्रशासन वाले कार्य में छत्तीसगढ़ के लोगों की कम से कम 40% आप भागीदारी रखिए अपने उद्योग में, तब जाकर के आपको ये लाभ मिलेगा। और मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया और सब्सिडी की राशि ले ली है, तो 12% ब्याज लगा करके वो राशि आपसे वापस ली जाएगी। यहाँ लिखा नहीं पर बता दे रहा हूँ, 12% की दर से सरकार वापस मांगेगी। अच्छा, कचनूर करके जगह है, कुचनूर, उसकी एक खदान चर्चा में है, कोरंडम की खदान है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये पहले भी, अभी फिर ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, बीजापुर जिले में पड़ता है, भोपालपट्टनम ब्लॉक है, वहाँ एक कोरंडम की खदान, इस तरह से दिखता है कोरंडम, देख लीजिए, एक बहुमूल्य रत्न की तरह है और उपयोगिता तो आप जानते ही, रत्नाभूषण उद्योग में इसका उपयोग होगा। तो बीजापुर में कुचनूर खदान है, भोपालपट्टनम ब्लॉक में, इसको मंजूर किया गया था। और मंजूर करने के बाद जो पेड़ों की कटाई चल रही है अंधाधुंध, उसको लेकर ये चर्चा में आ गया और न्यूज पेपर में हेडलाइन में दर्जा प्राप्त किया। तो इतना तो बनता था कि हम जाने, 3.70 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 3 अलग अलग ब्लॉक्स हैं इसमें, जहां पर ये लगातार कटाई चल रही है पेड़ों की, और खासतौर पर साल पेड़ों की कटाई चल रही है। और आप सब जानते ही हमारे राज्य में साल वृक्ष की कटाई को लेकर एक प्रॉपर विद्रोह हुआ है। कोई विद्रोह भड़का नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं इतिहास। सुशासन तिहार का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुशासन तिहार से भी क्वेश्चन आने की काफी संभावना है। 5 मई से 31 मई तक चलेगा ये जो तीसरा चरण है। इसमें चौपाल लगेगी, जन चौपाल जैसा कह लीजिए, या फिर आप उसे कह लीजिए जनता की समस्याओं पर कार्यवाही करने के लिए सुशासन तिहार का जो तीसरा चरण है, इसको समाधान शिविर कहते हैं, वो कहिए, जन चौपाल कहना है वो कहिए, वो लगाया जाएगा। हर जगह हर गांव में ये आयोजित होगी चिन्हांकित जगहों पर। और यहाँ किसी भी जगह रैंडमली मुख्यमंत्री जी अपने विमान से उतर सकते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से, और सीधे पब्लिक से रूबरू हो सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले दिन वो पहुंचे शक्ति जिले के बंदोरा गांव में। जाना किसी और गांव में था, बंदोरा गांव में उतरे। एक बार डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार के समय जब जन चौपाल लगा करती थी, एक क्वेश्चन आ गया था कि सबसे पहली बार जन चौपाल के दिन डॉक्टर रमन सिंह कहाँ उतरे। यहाँ भी इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो बंदोरा, शक्ति, उसके बाद फिर वो अलग अलग जिलों पे जा रहे हैं, पर यहाँ शक्ति से शुरुआत हुई है, ये याद रख सकते हैं। बंदोरा वो गांव है, ये याद रख सकते हैं। जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना, कार्यवाही करने की बात की। बाकी सुशासन तिहार आपको पता ही है 3 चरण में चल रहा है। 8 से 11 अप्रैल तक समाधान की पेटी लगाई गई, जहां आप अपनी समस्याएं लिख रहे थे, और फिर 11 अप्रैल से 4 मई तक निराकरण चला, जिसमें रायपुर काफी अग्रणी रहा, धमतरी काफी अग्रणी जिला रहा, रायगढ़ भी काफी अग्रणी जिलों में से रहा। अब 5 मई से 31 मई तक प्रत्यक्ष संवाद चल रहा है। क्लियर है? बढ़िया। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। IIT भिलाई विस्तार योजना आई है। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जो 5 नए IITs हैं उनको चुना है, उनके कैंपस को थोड़ा विकसित करने, वहां सुविधाओं को, विकास को लेकर के। तो PM मोदी जी ने अपनी कैबिनेट बैठक में देश के 5 नए IITs जो है उनको चुना है, उनकी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए, जिसमें हमारे यहाँ IIT भिलाई भी चयनित हुआ है। हमारे अलावा यदि देखें तो पलक्कड़ का जो IIT है केरल वाला, या दूसरा जम्मू कश्मीर वाला देखें तो जम्मू IIT जो है वो कर्नाटक में धारवाड़ वाला, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति वाला। ये बाकी के 4 हैं, हमारी भिलाई वाली तो है ही शामिल इसमें। बात करते हैं सुदर्शन गिरी पहाड़ी की। कहाँ पड़ता है सुदर्शन गिरी पहाड़ी? जहां भी इस तरह के पहाड़ी का नाम आ रहा है, चंद्रगिरी, प्रज्ञागिरी, सुदर्शन गिरी, सीधे चल देना डोंगरगढ़, यानी कि राजनांदगांव जिला। अभी वहां देखा गया तेंदुआ, और काफी हलचल है, वो रिहायशी इलाके से लगता है,
हालांकि इसको अब कैप्चर कर लिया गया तो घबराइए नहीं, बट वो देखे जाने के कारण काफी न्यूज बनी, काफी बज बनी, और वन विभाग जो है 2-3 दिन तक तो परेशान रहा। तो न्यूज बार बार आ रही थी, जो बार बार आती है वो समाचार बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो आदत है, व्यापम या पीएससी कोई नई पहाड़ी खोज के लाएगा हर साल। तो ये सुदर्शन गिरी पहाड़ी याद रख लेंगे, कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा डोंगरगढ़, अछोली करके जगह पड़ती है, वहां पर पड़ेगा राजनांदगांव। क्या देखा गया वो जाने देते हैं, पहाड़ी का नाम जरूरी है वो याद रखना। और डोंगरगढ़ को आप जानते हैं बमलेश्वरी माता का मंदिर है, और उसके अलावा एक पहाड़ी है प्रज्ञागिरी, जिसपे ऊपर जाएंगे तो गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनी हुई है, और एक पहाड़ी है चंद्रगिरी, जहां बड़ा जैन तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कई सारी पहाड़ियां हो गई, बातों याद रख लेते हैं इसको भी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। श्रुति पांडे, ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, हालांकि पोस्टर में भी आपने इनको देखा होगा, ये अभिनेत्री हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, और रेड 2 फिल्म जो आई, रेड 2 अजय देवगन की, नहीं अजय देवगन की। छत्तीसगढ़िया लोग अजय देवगन क्यों बोलते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग मतलब हम लोग खुद। मैं बात करूंगा किसी अजय देवगन के पिक्चर देखे जाते हैं कभी, अजय देवगन, तो अजय देवगन साहब की एक फिल्म आई है रेड 2, और उस फिल्म में इन्होंने अभिनय किया है, और उसके पोस्टर में स्थान पाने वाली अभिनेत्री बन गई है। और पोस्टर में गिने चुने लोग हैं, उनमें छत्तीसगढ़ की अभिनेत्री शामिल, श्रुति पांडे जी रायपुर की रहने वाली, और अजय देवगन की फिल्म में दिखाई दी, इसलिए चर्चा में आ गई है, और काफी बड़ा रोल भी है इस फिल्म में। इसके अलावा इससे पहले वो स्त्री 2 में भी दिखी थी। आप कहाँ दिखी थी खोजने लग जाना, वो आपका काम है, बट स्त्री 2 में भी मौजूद है सरकटे का आतंक में। हाँ, और किन फिल्मों में नजर आई है, तो हेलमेट करके एक फिल्म आई थी अपार शक्ति के साथ उनकी, और थर्सडे एक फिल्म आई थी, उसमें भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये कुछ फिल्मों में लगातार एक्टिव हो रही है। हमारे यहाँ से एक अभिनेत्री हैं जो पहुंची हैं, वो चर्चा में तो रहेंगी। कभी रायगढ़ से भी एक अभिनेत्री पहुंची थी, और सुलक्षणा पंडित, और रायगढ़ वाले बड़ा खुश हो रहे थे, हमारे यहाँ से पहुंची। तो देखो भाई, अब तो कहीं से भी कोई, बहुत सारे लोग पहुंचते जा रहे हैं। हाँ, नहीं चल रहा कोई संकल्प अभियान, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई भाई। तो मैं अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले का पेपर पढ़ रहा था, और उसमें दिखाई दिया संकल्प अभियान पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ के पुलिस बल और सैन्य बलों ने मिल करके बड़ी लड़ाई जीत ली नक्सलवादियों के खिलाफ। तो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब को आना पड़ा और आकर के क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि हम इस नाम का कोई अभियान नहीं चला रहे हैं। तो न्यूज़पेपर वो जो भ्रम फैला रहे हैं, उससे प्लीज अवेयर रहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, और छोड़िए प्रिंट मीडिया भी गलत समाचारों के चक्कर में आ गया। तो उन्होंने खुद आकर के ये बताया कि हम संकल्प नाम का कोई अभियान नहीं चला रहे हैं, तो रट्टा उट्टा मारने मत बैठ जाना, ध्यान रख लेना। छत्तीसगढ़ में संकल्प नाम का कोई भी नक्सल ऑपरेशन अभियान नहीं चल रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने बताया कि विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से जो प्रकाशित समाचार है, जिसमें कहा गया है कि बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर कोई संकल्प नाम का अभियान चलाया जा रहा है, इस नाम का कोई भी अभियान नहीं चल रहा है। उसके पूरा होने की भी बात कर दी गई थी, और अभियान में 22 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी भी दे दी गई। तो झूठा है, अभियान चल रहा है, उसका नाम संकल्प नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। कर्रे गुट्टा की पहाड़ी याद है ना, हाँ, वो मैं न्यूज में पहले ही बता चुका हूँ, वो थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अपडेट भी करता रहूंगा, नई जानकारियां, पुरानी जानकारियां सब मिला करके बताता रहूंगा। ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह आपका धन्यवाद देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या कोई और नया पहल चाहते हो, तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ करके। थैंक यू।